हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म की, और उसमें मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड थे उसका पूरा एक फ्लो चार्ट बताया था। अब हम स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंजियोस्पर्म में वो कितने प्रकार का बताया था, मैंने आपको 2 प्रकार का बताया था। एक था एगेमोस्पर्मी और दूसरा था आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। कितने मेथड थे? 2 मेथड। पहला था आपका एगेमोस्पर्मी और दूसरा था आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। तो कितने मेथड हो गए आपके पास में? 2 मेथड। हम बात करेंगे यहां पर पहले मेथड की। तो ये देखिए पहला मेथड में एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी, खाली एक लाइन की डेफिनेशन है, इस वर्ड में ही आंसर है। तो देखें हम इस शब्द को तोड़ देते हैं। कितने टुकड़ों में? 3 टुकड़ों में हम तोड़ रहे हैं। देखिए ए प्लस गैमो प्लस स्पर्मा, है ना। ए प्लस गैमो प्लस स्पर्मा। अब देखिए यहां पर ए का मतलब एब्सेंट, अनुपस्थित। गैमो का मतलब यहां पर आ जाता है गैमेट फ्यूजन, है ना, यानी फर्टिलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और स्पर्मा का मतलब यहां पर है सीड फॉर्मेशन, सीड या फिर आप कह सकते हो एम्ब्रियो। तो सीधा सा यहां पर बन जाता है आपका एगेमोस्पर्मी का मतलब, एगेमोस्पर्मी का मतलब होता है निषेचन की अनुपस्थिति में, निषेचन की अनुपस्थिति में बीज या भ्रूण का विकास, है ना। निषेचन की अनुपस्थिति में बीज या भ्रूण का विकास होना, उनका निर्माण होना क्या कहलाता है? एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता हम इसे कहते हैं। तो पहला प्रकार था आपका एगेमोस्पर्मी। दूसरी बात कर लेते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा टाइप आ जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। अब देखें सिंपल सा और बेसिक सा फंडा है, यहां पर प्रोपगेशन हो रहा है, प्रवर्धन हो रहा है। किसका हो रहा है? तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का। तो यहां पर भी सीधा सा कंसेप्ट बन जाता है कि पादप के कायिक भाग, पादप के कायिक भाग के प्रवर्धन से नए पादप का क्या होना? निर्माण होना। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब पादप के कायिक भाग कौन कौन से हैं? तो सामान्यतः देखें कि यहां पर जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट की फॉर्म में आपको यहां पर मिलते हैं जड़, तना और पत्ती। मुख्यतः क्या? जड़, तना और पत्ती, है ना। रूट, स्टेम और लीव्स आपको देखने को मिलती है। तो जड़, तना और पत्ती, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? वेजिटेटिव पार्ट हैं। किसके? प्लांट के। अब देखें कि ये जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, अगर इनको लेकर जमीन में बोया जाए और उनसे नए पादप का निर्माण हो जाए तो उसे आप कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन यहां पर एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया हुआ है बुक के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल, और प्रोपेग्यूल का मतलब होता है प्रवर्ध। प्रवर्ध का मतलब पादप का वह भाग जिसका उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया गया हो।
पादप का वह भाग जिसका उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध कहते हैं। इट मीन्स अगर आप तने को लेकर और तने के टुकड़े को लेकर अगर आप उगा रहे हो तो वो तने का टुकड़ा क्या हो गया, प्रोपेग्यूल हो गया। अगर आप जड़ के टुकड़े को लेकर जमीन में बो रहे हो तो वो क्या हो गया, प्रोपेग्यूल। अगर आप किसी पत्ती को लेकर उगा रहे हो, नया प्लांट डेवलप करवा रहे हो पत्ती के टुकड़े से, तो वो जो लीफ का टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, प्रोपेग्यूल हो जाएगा। अब ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फर्दर कितनी कैटेगरी में, तो 2 कैटेगरी में हमने यहां पर क्लासिफाइड किया है। एक आ जाता है नेचुरल और दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। पहला मेथड हमने स्टडी किया है गेमोस्पर्मी, दूसरा आ जाता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 2 कैटेगरी आ जाती है, एक आ जाता है नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। पहले हम स्टडी कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, इसके बाद में स्टडी कर लेंगे अपन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, कितनी विधियां हैं इसकी, 4 विधियां, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स और बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे पहला मेथड आ जाता है आपका बाय स्टेम, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। तो ध्यान में रखें कि तने के किसी भाग को अगर काट कर और जमीन में बो दिया जाए, है ना, मृदा में बो दिया जाए, बोने से नए पादप का अगर निर्माण हो जाता है तो वो एक तरीके से क्या हुआ, यहां पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। लेकिन शर्त क्या है यहां पर, ध्यान में रखें कि तने के द्वारा हो, स्टेम के द्वारा हो, लीफ के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, यहां पर आपको ध्यान में रखना है किसकी उपस्थिति, अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति अनिवार्य है। किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, अपस्थानिक कलिका। वेजिटेटिव यहां पर आप एडवेंटिटियस बड आप कह सकते हैं, एडवेंटिटियस बड की उपस्थिति यहां पर अनिवार्य है। उनकी उपस्थिति में ही नए पादप का क्या होगा, निर्माण। पादप के वे भाग, अर्थात यहां पर अगर स्टेम की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखें तने का वह भाग जहां अपस्थानिक कलिका अनुपस्थित है और उसे काट कर यदि आपने जमीन में बोया, नए पादप का निर्माण नहीं होगा। इट मीन्स नए पादप के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान में रखें यहां पर नए पादप के निर्माण के लिए उस तने के टुकड़े में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति अनिवार्य है। अब देख लेते हैं यहां पर कि जो स्टेम है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो आपने 2 तरीके के मॉडिफिकेशंस को स्टडी किया है मॉर्फोलॉजी में, एक तने का भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं वो, और एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन या सब एरियल स्टेम्स जिनको कहते हैं। तो देखें हम यहां पर बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जो भूमिगत तने हैं उनके द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो देखिए इसमें 4 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कंद, प्रकंद, गणकंद और शल्ककंद, जिन्हें इंग्लिश टर्म भी मैंने यहां पर लिख रखी है, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब के नाम से जाना जाता है। कंद में आ जाता है आपके आलू, प्रकंद में आ जाते हैं आपके अदरक, हल्दी, गणकंद में आ जाता है आपका अरबी और शल्ककंद में आ जाते हैं आपके प्याज और लहसुन। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझे कि जैसे मैंने यहां पर बताया है ये पोटैटो, ठीक है ना, ये आलू का डायग्राम है। इस आलू में आपको देखो बहुत सारी ये पर क्या दिखती है, ये आंखें, है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं या फिर अपन इन्हें आंखें बोलते हैं। आलू के ऊपर छोटी छोटी सी क्या होती है, आंखें होती हैं। वर्षा ऋतु में इन आंखों से छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की, हरे रंग की कलिका रूपी संरचना निकल के आ जाती है ना घर में। तो देखें अगर हम आलू के इस भाग को काट कर और अगर हम जमीन में बो देते हैं
तो जमीन में बोने पर आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, एक आलू का प्लांट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से तो ध्यान में रखें कि पोटैटो यानी आलू के अंदर वो भाग जहां अपस्थानिक कलिका उपस्थित है उस भाग को काट कर अगर आपने जमीन में बोया तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर कि अपस्थानिक कलिका विहीन भाग को अगर हम काट कर बोते हैं तो नए पादप का निर्माण यहां नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन सब के अंदर आपको इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से दूसरी बात कर लेते हैं सब एरियल स्टेम की। तो सब एरियल स्टेम में आपको ध्यान में रखना है रनर, स्टॉलन, सकर्स और ऑफसेट, ये 4 संरचनाएं आ जाती हैं, यानी ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय, अंत भूस्तरीय और भूस्तरीय, जिनमें भी कायिक प्रवर्धन की क्या होती है, अपार क्षमता। दूब घास देखें, स्ट्रॉबेरी देखें, पुदीना देखें, जलकुंभी देखें, इन सब के तने में कायिक प्रवर्धन की कैपेसिटी होती है, कायिक प्रवर्धन की क्षमता होती है। तो ये तो थी बात किसकी, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं रूट के द्वारा। तो सेम यहां पर आ जाता है कि जब हम जड़ के टुकड़े को जमीन में बो देते हैं, है ना, जमीन में बोते हैं और उससे नया प्लांट अगर डेवलप हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वो रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस कहलाएगी। इसके एग्जांपल आपको नीम, चमेली और शीशम जैसे पादपों के अंदर रूट के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन कई पादपों में यह जो रूट है यह फूल कर एक ट्यूबरस फॉर्म में, एक कंद की फॉर्म में यहां पर डेवलप हो जाती है। तो देखें इस प्रकार की जड़ों को हम ट्यूबरस रूट या कंदिल मूल के नाम से जानते हैं। और इन कंदिल मूलों में क्या अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति आवश्यक है। और सेम जैसे मैंने आपको अभी किस में बताया, जैसे मैंने अभी आपको आलू के बारे में बताया, सेम वैसा हो जाएगा कि अगर ये कंदिल मूल अपस्थानिक कलिका युक्त है और इसके भाग को काट कर अगर मृदा में बोते हैं तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके एस्पेरागस, डहेलिया और स्वीट पोटैटो या शकरकंद जिसको कहते हैं। इसमें यहां पर देखें ये एग्जाम्पल आपका यहां पर बता रखा है डहेलिया का। और डहेलिया में देखें आपको यहां पर बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें देखने को मिल रही हैं। अपस्थानिक जड़ें यानी इन जड़ों युक्त भाग को काट कर अगर अपन पुनः जमीन में बोते हैं तो इनसे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये थी बात आपकी कौन सी, बाय स्टेम और बाय रूट। तीसरा मेथड आ जाता है बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया। अब देखिए लीव्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो एक बहुत फेमस या कह सकते हैं फंडामेंटल एग्जांपल की फॉर्म में हम हर जगह स्टडी करते हैं ब्रायोफिल्म को। लेकिन यहां पर भी आपको 2 कैटेगरीज ध्यान में रखनी है। क्या, यदि किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित हो या फिर आप कह सकते हैं पर्णशिरा की सतह या पर्णवृंत में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति, यानी पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया हो तो रही है लेकिन यहां पर भी प्लांट्स को अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति के आधार पर कैटेगराइज किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है कि ऐसे पादप जिनकी पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित हों, पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिका, और या फिर आप दूसरे कह सकते हैं कि पर्णशिरा की सतह या पर्णवृंत में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति हो। तो देखें यहां पर कि जैसे ये एग्जाम्पल आ जाता है आपका इसमें पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में देखें आप, ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं
जो मैं गोले से आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे, है ना, ये सारी की सारी किनारे पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं हैं। अगर इनमें से किसी भी एक भाग को काट कर जमीन में बोया जाए तो उससे नया पादप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर फर्क इतना सा है कि अपस्थानिक कलिकाएं कहां उपस्थित हैं, पत्ती के किनारे पर, पर्ण के किनारे पर उपस्थित है। एग्जाम्पल ध्यान में रखें, ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा। दूसरा आ जाता है कि यदि पत्तियों के पर्ण शिरा की सतह या पर्ण व्रंत में अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति है। तो देखें ये पर्ण की बहुत सारी शिराएं हैं, है ना, जैसे ये शिरा हो गई, ये शिरा हो गई, ये शिराएं हो गई। इस प्रकार से यहां पर आपको बहुत सारी शिराएं देखने को मिलेंगी। इन शिराओं के सतह पर, है ना, सरफेस पर अगर कोई क्या लगी हुई है, अगर कोई अपस्थानिक कलिका डेवलप होती है और हम इस पोर्शन को यहां से काट कर अगर जमीन में बोते हैं तो ये अपस्थानिक कलिका देखें, ये जितने भी मैं राउंड कर रहा हूं ये कौन सी है, पर्ण शिरा की सतह। और पर्णव्रंत देखें, पर्णव्रंत पर भी आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं, अपस्थानिक कलिकाएं देखने को मिल रही हैं। अगर इनको हम जमीन में बोते हैं तो इनसे भी नया प्लांट डेवलप होता है, नए पादप का विकास हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका बिगोनिया। यानी पर्ण शिरा की सतह और पर्णव्रंत में अपस्थानिक कलिकाएं किसमें देखने को मिलती हैं, तो बिगोनिया में देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं किनारे पर आपको अपस्थानिक कलिकाएं किस में देखने को मिलती है, तो ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं, लास्ट आपका जो चौथा मेथड आ जाता है बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जनरली मैंने पहले भी कहा कि जननांगों के माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जननांगों के माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, परंतु यहां पर देखें कि इन जननांगों में अगर युग्मक जनन, निषेचन जैसी प्रक्रियाएं संपन्न ना हो और इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर हो जाते हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें कि सामान्यतः पादप जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है, जनन काल में प्रवेश करता है, तो जो उसकी शीर्षस्थ कलिका है उसके स्थान पर उसमें पुष्प कलिका का क्या हो जाता है, निर्माण। और अगर फ्लावर डेवलप हुआ, पुष्प का निर्माण हुआ, तो उस पुष्प के माध्यम से आवृत बीजी पादप लैंगिक जनन को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए तो हम आवृत बीजी पादपों को क्या कहते हैं, आवृत बीजी पादपों को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादप। तो यहां पर आप ध्यान में रखें कि यहां पर पुष्प कलिका नहीं बनती, बल्कि पुष्प कलिका के स्थान पर बुलबिल का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर पत्र कलिका का निर्माण हो जाता है। ये जो पत्र कलिकाएं हैं ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ध्यान में रखें किस प्रकार की संरचना है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है इसमें आपको ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर या पत्र कलिकाएं, बुलबिल जब अपने जनक पादप से, पेरेंट प्लांट से पृथक होकर भूमि पर गिरती है ना, नीचे की तरफ गिरती है, तो ये फर्दर एक नए प्लांट का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। इसलिए हम यहां पर बता रहे हैं बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस किस किस में होती है, तो देखिए अगेव और डायोस्कोरिया में आपको ये देखने को मिलता है। अगेव जिसे रामबांस के नाम से भी जाना जाता है, डायोस्कोरिया का मतलब रतालू के अंदर। तो ये दोनों के एग्जाम्पल हैं। यहां पर देखें ये रहा आपका, ये अगेव का एग्जाम्पल है ना, और ये है आपका डायोस्कोरिया, ठीक है ना। तो डायोस्कोरिया में यहां पर देखिए आप, ये बुलबिल का निर्माण हुआ और ये पूरा का पूरा एक सिंगल बुलबिल है। मैंने प्लांट का फॉर्मेशन यहां पर, प्लांट का डायग्राम नहीं बताया, केवल और केवल यहां पर बुलबिल का डायग्राम बताया है अगेव के। तो ध्यान में रखें, तो यहां पर हमने स्टडी किया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो 4 मेथड है उनको, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स एंड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसमें कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप हो। उन सारे मेथड्स को किस में इंक्लूड किया जाता है? आर्टिफिशियल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो देखें ये सारी की सारी विधियां मानव निर्मित विधियां हैं और इन विधियों का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर या वाणिज्यिक स्तर पर काफी बड़े पैमाने पर बहुत सारे पादपों के निर्माण के लिए किया जाता है। देखें हमने चार्ट के अंदर भी स्टडी किया था कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? एक था आपका कटिंग, दूसरा था आपका लेयरिंग और तीसरा था ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग यानी कर्तन, काटना। लेयरिंग का मतलब दाब लगाना और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है रोपण। हम सबसे पहले मेथड की बात कर लेते हैं यहां पर कटिंग। कटिंग का मतलब होता है सीधा सा कर्तन या काटना। क्लियर? और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कटिंग में मूल या तने के टुकड़े को काट कर जमीन में बो देना बिना किसी अपस्थानिक कलिका की उपस्थिति के। यहां पर अपस्थानिक कलिका की जो उपस्थिति है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान में रखें आप कि मूल व तने के टुकड़े को अगर काट कर हम जमीन में बो रहे हैं और उससे अगर नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? कटिंग या कर्तन कहते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का होता है, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। स्टेम कटिंग के अंदर यदि तने के टुकड़े को काट कर, यदि तने के टुकड़े को काट कर जमीन में बो दें और उससे बो देने से नया पादप अगर विकसित हो जाता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? स्टेम कटिंग हो जाएगा। और इसी प्रकार का स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यदि मूल के टुकड़े को, है ना, जड़ के टुकड़े को काटकर भूमि में बो दिया जाए और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाए तो वो आपका रूट कटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान में रखें आप कि स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल है गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगनवेलिया। क्लियर? और रूट कटिंग के एग्जाम्पल है नींबू, अमरूद, सेब और चेरी। यहां पर एक छोटी सी चीज और दी हुई है आपकी, फैक्टर अफेक्टिंग, कि रोपण की प्रक्रिया को या स्टेम कटिंग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना। तो कटिंग को अपन ले लेते, कॉमन सी बात है फैक्टर अफेक्टिंग। यहां पर देखें तो प्रवर्ध की लंबाई, ये आप जो कटिंग ले रहे हैं चाहे वो स्टेम की कटिंग हो चाहे वो रूट की कटिंग हो, उसकी लेंथ कितनी है ना, उसकी लंबाई कितनी है, वो लंबाई भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करेगी कि नया प्लांट डेवलप होगा या नहीं। दूसरा, मात्र पादप की आयु, जिस पादप से आप कटिंग ले रहे हैं, तने का टुकड़ा या जड़ का टुकड़ा, उस पादप की आयु क्या वो इमेच्योर फेज में है या वो मैच्योर फेज में है, तो वो भी मायने रखती है। और तीसरी बात, रोपाई का वातावरण, कि आप उस कटिंग को कौन से एनवायरमेंट में रोप रहे हैं, है ना, किस समय रोप रहे हैं। अगर गर्मी के सीजन में आप अगर उसको रोप रहे हैं, अगर आसपास जो है ह्यूमिडिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में नया प्लांट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ध्यान में रखें, प्रभावित करने वाले कारकों में भी यहां पर प्रवर्ध की लंबाई, मात्र पादप की आयु और तीसरा जाता है रोपाई का वातावरण। ये 3 प्रभावित करने वाले कारक। तो ये थी पहली आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात, कटिंग की। नेक्स्ट जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।